Assalamualaikum viewers, welcome back to the code of law. In this video we are going to learn about conflict of laws. Conflict of law हमारा जो एक मेन सब्जेक्ट है और दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ. हमारे पाकिस्तान में जो है ये चल रहा था, एक मेन लीडिंग केस है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इससे डील करता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ से डील करता है. वो कैसे? सबसे पहले ये कि हमारा जो आर्टिकल है 199(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये दो मेन ऐसे आर्टिकल हैं, ठीक है, जिनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है, जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में फॉल कर रहे होते हैं. तो अब ये किस तरीके से फॉल कर रहे हैं और क्या कन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों के दरमियान, और मेन लीडिंग केस क्या है, और एक्चुअली जो इस वक्त हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है. तो हम बिना देर के जो है इसको समझना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल आएगा कि आर्टिकल 199 जो है उसमें दिया क्या हुआ है, किस चीज़ से डील करता है. तो जो हमारा आर्टिकल 199 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से, कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है. अब सबसे पहले हम इसको रीड आउट करें. देख, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट में इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिकेट रेमेडीज़ प्रोवाइडेड बाय लॉ, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट को अगर लगता है, अगर वो सेटिस्फाई होती है कि किसी और लॉ में कोई और रेमेडी मौजूद नहीं है, तो फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव्ड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शंस टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन इन और इन रिलेशन टू एनी टेरिटरी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट as may be appropriate for the enforcement of एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है. जब यहाँ तक हम सबसे पहले इसको समझते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है जब उसको लगता है कि किसी और लॉ में कोई एक एडिकेट रेमेडी मौजूद नहीं है, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, जिस पर्सन को रेमेडी चाहिए, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकती है और डायरेक्शंस दे सकती है किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी को. अब उस पर्सन और उस अथॉरिटी में गवर्नमेंट भी शामिल होती है, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज कर रही हो पावर या किसी भी फंक्शन में हो, ठीक है, इन रिलेशन टू एनी टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी में विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डेट कोर्ट, उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फिर जो भी जितने भी एरियाज़ आते हैं, टेरिटरी आती है पाकिस्तान की, वो तमाम इसमें फॉल करेंगे, ठीक है. और मैटर क्या हो, मैटर रिलेट करता हो फंडामेंटल राइट से, कन्फर्म्ड बाय चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ 5 इन दिस आर्टिकल. उसमें फंडामेंटल राइट पूरे बताए हुए हैं कि ये सारे जो है बुनियादी हकूक़ हैं और एवरी सिटीज़न, हर एक सिटीज़न का ये हक है कि उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा, कि उस ऐसे मैटर में हाई कोर्ट जो है वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पर्सन ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, फिर उसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन भी आ सकता है और उसमें गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. राइट, अब पर्सन में हमारी कोई भी एक बॉडी आ सकती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी, ठीक है, कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो भी आएगी. एनी अथॉरिटी ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, उनको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन कर रही हो, या एंड एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, और इसमें कोई भी ऐसी कोर्ट और ट्राइब्यूनल भी आती है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट. यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो सुपीरियर अथॉरिटी है ना, एपिलेट फोरम है हमारा, तो हाई कोर्ट अपने से लोअर, यानी कि हाई कोर्ट से जितने भी सबऑर्डिनेट कोई कोर्ट होंगी या ट्राइब्यूनल वगैरह होंगे, उनको भी ऑर्डर और डायरेक्शंस दे सकता है हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड, ठीक है, एक्सेप्ट अ सुप्रीम कोर्ट, a high court or a court or tribunal established under a law relating to the armed force of Pakistan. ये कि आर्म फोर्स से रिलेटेड जो भी, अगर क्योंकि हमारी फ़ौजों के लिए एक अलग से जो ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स वगैरह बन रही होती हैं, तो उनके अलावा, उन हाई कोर्ट्स के अलावा, उन सुप्रीम कोर्ट के अलावा, तो हाई कोर्ट के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उन सबको वो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, अंडर आर्टिकल 199 अगर कोई पर्सन पिटिशन फाइल करता है तो क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है. फंडामेंटल राइट की अगर कोई इन्फोर्समेंट है तो वो ऑर्डर डायरेक्शंस दे सकती है. हमारा आर्टिकल 199(5) का क्लॉज सी हमें ये कह रहा होता है. देन इसके बाद अब हमारा आ जाता है 84. अब 184 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 184,
अब 184 का क्लॉज 3 हमें बताता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन आप ले लें यहाँ पे पावर, उसके क्या पावर दिए हुए हैं। अब विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199 सुप्रीम कोर्ट इफ इट्स कंसिडर दैट अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विथ रेफरेंस टू द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर्म्ड बाय चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 इज इन्वॉल्व्ड हैव द पावर टू मेक एन ऑर्डर और द नेचर मेंशन इन दिस सेड आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 184 में भी सेम बात की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का ऐसा मैटर है जिसमें फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट आ रही हो, किसी का फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाना हो, ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट चैप्टर 1 पार्ट 2 में दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ले सकती है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने 199 भी पढ़ा और 184 भी पढ़ा। अब दोनों में क्या चीज़ है कि दोनों में सेम पावर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है जो आर्टिकल 199 में और जो आर्टिकल 184 में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो ये दोनों तो कंकरेंट है, यानी कि दोनों के पास सेम पावर है। अब अगर कोई पर्सन क्या करे, हाई कोर्ट में जो है पिटिशन फाइल करता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 199, अब हाई कोर्ट में कर दिया और वही सेम मैटर लेकर कोई बंदा चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 184 क्लॉज 3 में। ठीक, अब सेम पावर उसके पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, सेम पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे हाईएस्ट फॉरम है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट, तो अब यहाँ पर किसका रूल चलेगा, किसका ऑर्डर प्रिवेल करेगा, तो ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा केस ये आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वो सुमोटो एक्शन ले, और क्योंकि सुपीरियर फोरम वही है तो जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगी वही सब पे एप्लीकेबल होगा, हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, जबकि पहले से ये मैटर जो है हाई कोर्ट में डिसाइडेड था। ठीक है, पहले से ही इस मैटर की पिटीशन, क्योंकि हमारे लॉ में ही ये दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने लोवेस्ट फोरम पे जाना होता है, लोवेस्ट कोर्ट से जो है स्टार्ट करना होता है आपने। तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी थी इस सेम मैटर के ऊपर, ठीक है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट में, एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन वन केस हैज़ बीन डिसाइडेड ऑफ द कोर्ट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न, और उस प्रोविंस के हाई कोर्ट में वो मैटर डिसाइडेड हो चुका था। जैसे सेम मैटर, सब्जेक्ट मैटर लेकर जो है सेम फैक्ट्स में जो है आर्टिकल 184 के सुप्रीम कोर्ट में भी जो है पिटीशन फाइल की गई। अब ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 184 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली डिस्क्रिशनरी। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ डिस्क्रिशनरी नहीं है बल्कि स्पेशल भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, विच इज़ टू बी एक्सरसाइज विथ circumspections only in the exceptional cases of public importance relating to the enforcement of fundamental rights that are considered fit for being dealt with under the jurisdiction of the court. Exercise of it, the court acts as to fit फाइनल आर्बिटर। हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और आर्टिकल 184 के 3 जो है हम पिटिशन फाइल कर देते हैं, तो ये जो सू मोटो का पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ डिस्क्रिशनरी नहीं है कि भाई वो हाईएस्ट फोरम है तो वो सू मोटो एक्शन ले सकती है और किसी भी केस के ऊपर भले वो किसी और कोर्ट में पेंडिंग हो, वो खुद अपने उस पर डिसाइड कर सकती है। ये स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो कि सिर्फ उन्हीं केसेस में डिसाइड किया जाएगा जहाँ पर उसको फिट लगता है, जहाँ पे इन्फोर्समेंट करनी हो फंडामेंटल राइट की, ठीक है, जहाँ पे जो है उसकी जुरिस्डिक्शन आती हो। ठीक है, किसी भी मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन ले लेती है, ठीक है, तो अब वो फाइनल आर्बिट्रेटर है। ठीक है, अब क्योंकि वो फाइनल आर्बिट्रेटर है तो अब कोई भी पार्टी अग्रीव्ड होती है तो उसके पास अपील का राइट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और हाईएस्ट फोरम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अलावा। तो यहाँ पर अपील का राइट ले लेना भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 184(3) में उसको दिए वो डिस्क्रिशनरी तौर पे यूज़ ना करे, वो स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका पावर है और उसको विथ
सर्कमस्पेक्शन यूज़ करना चाहिए ओनली ऑन एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा केस समझा दूँ कि किस तरीके से जो है ये केस हुआ था। केस की हिस्ट्री इस तरीके से थी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, के प्रोविंशियल असेंबली जो है प्रोविंस ऑफ पंजाब की, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गई थी, ठीक है। और एक डिस्प्यूट राइट हुआ था कि इलेक्शन की जो है डेट अपॉइंट करनी है। अब कौन अपॉइंट करेगा? अब क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर ये था, who has the constitutional power and duty to appoint a date of the holding of general election to the provincial assembly। यहाँ पर ये मैटर अराइज हुआ था कि जब प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व हो गई है पंजाब की, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन की, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्शन की डेट कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि पीटीआई ने, जो कि हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है वेल नोन, अब उसने अपने थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल मूव द प्रोविंशियल हाई कोर्ट concerned the Lahore High Court by filing a writ petition under Article 199 of the Constitution for determination of the state question। अब ये जो सवाल उठा था कि भाई किसके पास पावर है और किसकी ड्यूटी है इलेक्शन की डेट अपॉइंट करना, उसने रिट पिटीशन फाइल करी पेशावर हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें लोवेस्ट फोरम में जाना होता है ना, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इन्वोक करी और कहा कि भैया आपकी मैटर डिसाइड करें, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से ये डील करता है, हज़ारों लोगों के वोट से, हर चीज़ से ये मैटर डील कर रहा है। तो आप ये मैटर डिसाइड करें कि किसका पावर है, किसकी ड्यूटी है कि इलेक्शन की डेट अपॉइंट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट की यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने डिसाइड करा रिट पिटीशन में अलोंग विद द कनेक्टेड रिट पिटीशन, और इसी के साथ और दूसरी रिट पिटीशंस थी उनके साथ भी, और ये जजमेंट दी 10 तारीख दूसरा महीना 2023 यानी कि 10 फरवरी को, कि इट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ टू अपॉइंट अ डेट फॉर the holding of a general election when a provincial assembly stand dissolved। अब हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी अंडर आर्टिकल 199 के भाई जब भी कोई असेंबली डिज़ोल्व होगी तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि वो अलग नए इलेक्शन की डेट अपॉइंट करे, ठीक है। और यहीं पर साथ में सिर्फ उन्होंने ये राइट डिक्लेयर नहीं करा, ये मैटर सिर्फ आंसर नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्शन भी दी ईसीपी को कि इमीडिएटली अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ पंजाब, के गवर्नर ऑफ पंजाब से आप कंसल्ट करें और उसके बाद इमीडिएटली फौरी जो है इलेक्शन की डेट अपॉइंट करें, ठीक है। ये डायरेक्शन दे दी। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अगर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई मैटर अराइज होता है तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अग्रीव पर्सन किसी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को वो इसमें जो है डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने ईसीपी को डायरेक्ट करा कि आप इलेक्शन की डेट अपॉइंट करें क्योंकि ये आपका काम है, ठीक है। पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि ईसीपी ने और गवर्नर ऑफ पंजाब ने इंट्रा कोर्ट अपील, ठीक है, आईसीए जिसको हम कहते हैं, बिफोर द डिवीज़न बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट अगेंस्ट द सिंगल बेंच जजमेंट विच आर पेंडिंग एजुडिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ईसीपी ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नर ऑफ पंजाब ने अपील कर दी डिवीज़न बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट सेम कोर्ट में, ठीक है। सिंगल बेंच ने जो जजमेंट दी थी ना कि ईसीपी अपॉइंट करे, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने अपील करी, ठीक है, और वो अभी पेंडिंग में थी एडजुडिकेशन। अब इन द आईसीए द गवर्नर, अब जो गवर्नर ऑफ पंजाब था उसने ये प्रे करा कि भाई ये जो जजमेंट दी है ये सस्पेंड किया जाए, इंटरिम रिलीफ दिया जाए, ठीक है, विच वाज हाउएवर नॉट ग्रांटेड बाय द डिवीज़न बेंच ने जो कि ग्रांट नहीं किया इंटरिम रिलीफ। एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट बाय द सिंगल बेंच पीटीआई फाइल्ड अ कंटेम्प्ट पिटीशन विच इज़ आल्सो पेंडिंग एजुडिकेशन। अब क्योंकि हमारी जो सिंगल बेंच है उसने क्या जजमेंट दी थी कि ईसीपी इलेक्शन की डेट अपॉइंट करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो अब पीटीआई ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर दी कि भाई इसने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है ईसीपी ने। अब ये सारी पेंडिंग में थी एडजुडिकेशंस के, ये सारी जजमेंट आना इनके ऊपर रहती थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है। यहाँ पर आप अपील करते हो बिफोर द बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ सिंगल जज, यानी कि एक अगर कोई सिंगल जज ने ऑर्डर दिया है आप उसके ख़िलाफ़ जो है 1 या 2
बेंचेस, ठीक है, जो 2 या जजेस उससे ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है, उसकी जजमेंट के अगेंस्ट आप वहाँ पर जो है अपना अपील करते हो तो उसको हम इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, ठीक है। सारी जो है एडजुडिकेशन पेंडिंग में थी, ठीक है। ये ECP ने जो मांगा था रिलीफ, ठीक है, वो तो डिसमिस हो गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन लगी थी, वो भी पेंडिंग में थी। अभी इंट्रा कोर्ट की लगी हुई थी अपील, वो भी पेंडिंग में थी। अब मीनवाइल क्या हुआ कि 2 मेंबर बेंच ने एक सिविल सर्वेंट का मैटर सुनते हुए सू मोटो एक्शन लिया कि भाई अभी तक जनरल इलेक्शन जो है हुए नहीं है, डिले में है। और उन्होंने क्या करा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉक किया कि आप सू मोटो जुरिस्डिक्शन अपनी यूज़ करें, ठीक है, अंडर आर्टिकल 184(3) और ये मैटर डिसाइड करें, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 2 डेज़ ऑन 18/2/2023 मोहम्मद सिप्तेन खान जो कि स्पीकर है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब के और जो कि मेंबर थे बिफोर इलेक्शन ऑफ स्पीकर PTI के और कुछ प्रोमिनेंट मेंबर PTI के, उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी जिस नंबर 2/2023 की अंडर आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एगिटेटिंग द सेम ग्रीवियंसेस अकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ द 2 बेंचेस। अब सेम मैटर के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तो पहले 2 मेंबर बेंचेस ने कहा जस्टिस को कि भाई आप सू मोटो एक्शन लो, वहीं पर पिटीशन भी फाइल हो गई, ठीक है। यहाँ पर किसने पिटीशन फाइल करी, PTI की तरफ से जो है पिटीशन फाइल हो गई कि भाई आप सू मोटो एक्शन लो और इलेक्शन की डेट जो है डिसाइड करवाओ, ठीक है। स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आल्सो जॉइन द कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 2। स्पीकर असेंबली जो है जो खैबर पख्तूनख्वा के KPK का जो स्पीकर है प्रोविंशियल असेंबली का, उन्होंने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन ज्वाइन कर ली और उन्होंने भी कहा कि भाई KPK में भी जो है अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, यहाँ के भी इलेक्शन डेट जो है डिसाइड करवाई जाए, ठीक है। दोनों बेंचेस 2 मेंबर बेंचेस ने जो सू मोटो एक्शन लिया उससे पहले और ये पिटीशन जो फाइल करी PTI ने, इससे पहले जो है प्रेसिडेंट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी पिटीशन नंबर 1 जो है फाइल करी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपना सू मोटो पावर इस्तेमाल करे, इलेक्शन की डेट फिक्स करवाए। तो और ये जो है अभी पेंडिंग में थी, ठीक। तो इस तरह क्या हुआ कि 2 पिटीशन फाइल हो गई एक ही मैटर के ऊपर कौन सुप्रीम कोर्ट में कि आप सू मोटो एक्शन लो और इस मैटर को डिसाइड करो, जबकि हाई कोर्ट में ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट आ गया, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन आ गई ऑलरेडी। अब Meanwhile, Honorable Chief Justice of Pakistan use में लाए under Article 184(3) of the Constitution and constituted a 9-member bench to consider the question of law framed therein। अब यहाँ पर Honorable Chief Justice of Pakistan ने सू मोटो एक्शन लिया, 9 मेंबर की बेंच बनाई, यानी कि 9 मेंबर थे उस बेंच में, 9 जजेस मौजूद थे। अब ठीक है, अब सू मोटो एक्शन ले लिया चीफ जस्टिस ने। अब पहली हियरिंग पे क्या हुआ कि एक जो हमारे जज थे उन्होंने अपना ओपिनियन जो है दिया कि सू मोटो प्रोसीडिंग जो है वो जस्टिफाइड नहीं है और 2 ऑनरेबल जजेस है 9 मेंबर बेंचेस में से डिसमिस कर दी प्रोसीडिंग एज वेल एज कनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन। अब 9 मेंबर की बेंच थी जिसमें से 2 जजेस ने कहा कि ये प्रोसीडिंग सू मोटो क्या है, जस्टिफाइड नहीं, यानी कि सू मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए और उन्होंने डिसमिस कर दिया इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को, ठीक है। और यहाँ पर उन दोनों जजेस ने क्या अपना ओपिनियन दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई ये मैटर तो ऑलरेडी पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एडजुडिकेट कर दिया है इस मैटर को और इस मैटर से रिलेटेड अपील भी अभी पेंडिंग में है, तो हम इस मैटर के ऊपर सू मोटो नहीं ले सकते। ये कहकर उन्होंने दोनों रिट पिटीशंस को डिसमिस कर दिया अपनी जाने से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड हियरिंग होती है। एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय 3 पॉलिटिकल पार्टी। अब यहीं पर 3 पॉलिटिकल जो पार्टी है वो भी एप्लीकेशन फाइल कर देती हैं। ये क्या करते हैं, 2 ऑनरेबल जजेस को 9 मेंबर बेंचेस की जो कि जाजुल हसन है और सैयद मजहर अली अकबर हैं, ठीक है, may recuse themselves from hearing in this case for the reason stated in the said application। taking stock of the situation, the Honorable Chief Justice called a meeting of the judges of 9-member bench which took place on the 27 and after deliberation decided to recuse themselves from the bench। अब यहाँ पर क्या होता है कि 3 जो है पॉलिटिकल पार्टी PMLN है
और पीपल्स पार्टी है और जमात उलेमा इस्लाम जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करती है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को जो है वो ये कहती है कि भाई इनमें से 2 जजेस जो हैं, क्योंकि इनकी ऑडियो लीक्स का मसला हुआ था, तो ये तो मतलब एलिजिबल है ही नहीं इस मेंबर बनने के लिए इस बेंच का, तो इनको जो है हटाया जाए यहाँ से। और इस केस के ऊपर हियरिंग होती है और वो डेलिबरेटली जो है क्या कर देते हैं, रिक्यूज़ कर देते हैं देमसेल्फ फ्रॉम द बेंच। ठीक है, अब कितने मेंबर थे? 9 मेंबर की बेंच बनी थी, जिसमें से 2 ने पहले ही अपना डिसमिस कर दिया। ठीक, बचे 7। अब 7 में से 2 और चले गए, कितने बचे? 5। अब 5 मेंबर बचे। ठीक, देयरफॉर अ बेंच कंप्राइजिंग द रिमेनिंग 5 जजेस of the 9-member bench was reconstituted by the Honorable Chief Justice to simplify further hear the case। अब यहाँ पर कितने बचे? 5 मेंबर की बेंच बनाई दोबारा से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, और फिर ताकि इस मैटर को कंटिन्यू किया जाए और उसको सुना जाए। अब जो रिमेनिंग 5 मेंबर बेंच थी, हेयर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एज वेल एज द अदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड एग्जामाइन द रिकॉर्ड ऑफ द केस। इस 5 मेंबर बेंच ने मैटर को सुना और उन्होंने अपनी एडजुडिकेशन क्या दी, वो ये है कि भाई ये जो 84 में जो जुरिस्डिक्शन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को और जो 199 में हाई कोर्ट को दी हुई है, ये दोनों हैं कंकरेंट। ठीक है, और अंडर आर्टिकल मैटर इज़ पेंडिंग इन एडजुडिकेशन, और इस ही सेम मैटर के ऊपर जो है पहले से ही जो है केस पेंडिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बिफोर एक्सरसाइजिंग इस जुरिस्डिक्शन। हम 84 की जो जुरिस्डिक्शन है हमारी, उसको एक्सरसाइज करने से पहले इन 2 मेन प्रिंसिपल को देखेंगे। और वो 2 मेन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं भाई व्हेन 2 कोर्ट्स हैव कंकरेंट जुरिस्डिक्शन एंड अ पिटिशनर इलेक्ट्स टू इन्वोक द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब अगर 2 कोर्ट हैं और उन दोनों की जुरिस्डिक्शन कंकरेंट है यानी कि सेम है, और पिटिशनर जो है यानी कि कोई भी पर्सन है, वो अगर क्या करता है, उसके पास चॉइस है कि वो किसी भी फोरम पे जा सकता है। ही इज़ बाउंड बाय हिज चॉइस ऑफ फोरम एंड मस्ट परस्यू हिज रेमेडी इन डेट कोर्ट। अब यहाँ पर ये बंदे की चॉइस है कि वो किसी भी कोर्ट के पास जाए, वो चाहे तो हाई कोर्ट के पास जाए, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। ठीक है, और वहाँ से वो रेमेडी अवेल कर सकता है। ठीक है, वहीं पर सेकेंडली ये कहा गया है कि इफ़ वन ऑफ द कोर्ट हैविंग सच कंकरेंट जुरिस्डिक्शन हैपेंस टू बी अ सुपीरियर कोर्ट। अगर क्या होता है कि अगर वो बंदा किसी कोर्ट में जाता है और वो सुपीरियर कोर्ट है, ठीक है, यानी कि उससे लोअर कोर्ट के पास भी सेम जुरिस्डिक्शन है, अपोजिट जो पार्टी है, जो रिस्पोंडेंट है, वो अग्रीव्ड होते हैं, तो अब वो अपील लेकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि हाईएस्ट फोरम में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर ये कहा गया है कि इट वुड डिप्राइव वन ऑफ द पार्टीज ऑफ हिज राइट ऑफ अपील। तो यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट को चाहिए कि शुड नॉट नॉर्मली इंटरटेन सच अ पिटीशन आफ्टर अ सिमिलर पिटीशन ऑन द सेम फैक्ट्स हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड पेंडिंग एडजुडिकेशन इन लोअर कोर्ट। तो यहाँ पर जो सुपीरियर कोर्ट है उसको चाहिए कि वो मैटर की जो है इंटरटेन ना करे जब तक मैटर जो है लोअर कोर्ट में पेंडिंग में है, वहाँ से फ़ैसला नहीं आ जाता, उसके बाद जो है वो अपना सुमोटो एक्शन ले सकती है, फिर वो अपना जो है ऑर्डर्स वगैरह दे। अदरवाइज़ जो अपोजिट पार्टी है उसके पास राइट ऑफ अपील नहीं रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ फोरम ऑफ नॉन कन्वीनियंस, यानी कि अ कोर्ट टू डिक्लाइन अ जुरिस्डिक्शन ओवर अ केस if it determines that another would be more appropriate or convenient for that parties involved। कि अगर किसी कोर्ट को लगता है कि भाई किसी केस के ऊपर कोई और कोर्ट है वो कन्वीनियंट फोरम है कि पार्टीज़ को वहाँ जाना चाहिए सबसे पहले, तो वो डिक्लाइन कर सकती है अगर पार्टीज़ उसके पास आती हैं, और वो उसको वहाँ भेज सकती है कि भाई आप पहले उस फोरम पे जाएं, उस कोर्ट में जाकर अपना मैटर एडजुडिकेट करवाएं। अगर वहाँ से आप अग्रीव्ड होते हैं तो आपके पास राइट ऑफ अपील होगा, फिर आप हमारे पास अंडर अपील आ सकते हैं। ठीक, अब तीसरा जो है उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का केस कंसीडर करा, जिसमें उन्होंने कहा कि whatsoever to deprive the High Court of hearing the identical petition which was pending there, particularly when the facts and question of law are same and when no dilatory tactics had been adopted in the court
The court held that in the circumstances of the case, the direct petition before it under Article 184 was not maintainable on the ground that on the subject matter a petition under 189 was pending in Sindh High Court and dismissed the petition. अब यहीं पर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो वाला केस भी कंसिडर किया, ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि इस केस के अंदर उन्होंने ये डिसाइड करा था कि सेम मैटर था, हाई कोर्ट में पेंडिंग में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं करी थी, पिटीशन डिसमिस कर दी थी और कहा था कि भाई क्योंकि सब्जेक्ट मैटर सेम है और अभी तक हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं करा है और हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी जो है डिले नहीं आ रहा है जो कि अब्यूज़ ऑफ लॉ में आए, तो इस वजह से ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तो अब यही सेम चीज़ इस केस में भी आ रही थी कि भाई हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग में है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता सुमोटो एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर हाई कोर्ट को डिप्राइव करने वाली बात हो जाएगी उसके पावर से। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे केस लॉज जो है कंसिडर करे और ये चेक किया कि क्या उसको सुमोटो जुरिस्डिक्शन अपनी यूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर ये इन्वॉल्व हो रहा था इस प्रेजेंट मैटर में कि हु हैज़ द constitutional power and duty to appoint a date for the holding of a general election to a provincial assembly that stand dissolved, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल तो हमारा यही था ना मेन कि किसके पास पावर है कि कौन अपॉइंट करेगा इलेक्शन को अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ सिंगल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी ये मैटर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, ठीक है, सिंगल बेंच ने दे दिया था कि भाई ECP का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि वो ये मैटर डिसाइड करे और इलेक्शन की डेट दे, क्योंकि उसको बनाया इसीलिए। तो अब यहाँ पर ये उसने जजमेंट दी और ये जो है सेट असाइड भी नहीं हुआ, ना ही सस्पेंड हुआ किसी हायर फोरम की तरफ से, जहाँ से ये जजमेंट जो है फुली ऑपरेटिव है और बाइंडिंग है पार्टीज़ पे। इस जजमेंट को फॉलो करें, जज ने जो भी उनको ऑर्डर दिया है वो उसको ऑब्लाइज्ड करें, ठीक। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो जुरिस्डिक्शन है इस कोर्ट की अंडर आर्टिकल 184 वो इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, एज मेंशन इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल में भी बताया गया है, ठीक। इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स एपिलेट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन अलग है, वो आर्टिकल 185 में बताई गई है, जो कि ये कहता है कि दिस कोर्ट इज़ टू एक्सरसाइज इट इन अ मैटर that has not already been heard and decided by a high court. This court can examine the legality of any judgment, decree or order passed by a high court that can set aside, ठीक है। किसी कोर्ट ने यानी कि उससे लोवेस्ट जितनी भी कोर्ट है उन्होंने कोई भी जजमेंट दी है वो लीगल हैं या नहीं है, कोई भी डिक्री पास करिए, कोई भी ऑर्डर दिया है बाय अ हाई कोर्ट, उनको एग्जामाइन कर सकती है, उनको सेट असाइड भी कर सकती है इफ़ द सेम इज़ फाउंड टू हैव बीन पास अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कि अगर उसको लगता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, ओनली इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एपिलेट जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड ऑन इट अंडर आर्टिकल 185। तमाम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 185 एज अ एपिलेट कोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, ना कि 184 एज अ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो किसी कोर्ट का ऑर्डर जो है सुमोटो एक्शन ले और उसके ऊपर खुद ही उसको नल एंड वॉइड कर दे, ठीक है। ये तमाम पावर्स एपिलेट जुरिस्डिक्शन में आते हैं जो कि अंडर आर्टिकल 185 दिए हुए हैं। एपिलेट जुरिस्डिक्शन में और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, कहा कि द प्रेजेंट सुमो प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, जो ये सुमोटो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी and the connected constitution petitions filed under article 184 of the constitution are not maintainable। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई ये जो भी पिटीशंस फाइल की गई हैं अंडर आर्टिकल 184 के सुमोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट और डिसाइड करे इस मैटर को कि किसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन की डेट डिसाइड करे, ये नॉट मेंटेनेबल है। साथ बताया गया कि देयर इज़ नो जुरिस्डिक्शन टू इन्वोक आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184 टू इनिशिएट सुमोटो प्रोसीडिंग और इंटरटेन पिटीशन अंडर Article 184 as a single bench of a Lahore High Court has already decided matter in favor of the petitioner,
ठीक है, बिफोर द सेड हाई कोर्ट बाय जजमेंट डेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है 184(3) की के सुमोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय लाहौर हाई कोर्ट है। ठीक है, एंड द इंट्रा कोर्ट अपील जो है फाइल की गई थी से रिलेटेड वो भी स्टिल पेंडिंग में है बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। ठीक, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपना ओपिनियन दिया कि वंस अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इज़ पेंडिंग बिफोर अ प्रोविंशियल हाई कोर्ट के अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पहले किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, keeping in view the federal structure of our constitution, the autonomy and independence of the apex provincial constitutional court should not be readily interfered with, rather be supported to strengthen the provincial autonomy and avoid undermining the autonomy of the provincial constitutional court। ये सिंपली ये कह रहा है कि भाई क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारी स्टेट का, हमारी गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट है हमारी। अब फेडरल में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑटोनोमियस पावर दिए गए हैं। तो जहाँ पर अगर प्रोविंशियली हाई कोर्ट जो है वो अगर मैटर उनके पास पेंडिंग में है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो फेडरल है सुप्रीम कोर्ट है वो उनसे उनके पावर नहीं छीनेगी, पहले उनको मैटर डिसाइड करने देगी। लेकिन अगर उनके मैटर उसको लगता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है तो फिर वो अपील में उन मैटर्स को सेट असाइड कर सकती है, एग्जामाइन कर सकती है, लेकिन सू मोटो उन मैटर्स के ऊपर नहीं ले सकती। ये था टोटल इस केस के अंदर। आई होप कि आपको ये पूरा केस अच्छे से समझ में आया होगा, कन्फ्लिक्ट समझ में आया होगा। 199 ऑफ हाई कोर्ट और 184 ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों की सेम पावर्स थे। हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर था और सुप्रीम कोर्ट के पास भी सेम पावर था। हाई कोर्ट में भी एक पर्सन ने पिटीशन फाइल कर दी, सुप्रीम कोर्ट में भी अदर पार्टी ने पिटीशन फाइल कर दी। अब किसका फैसला प्रिवेल करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यही कहा कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, हम हाई कोर्ट के पावर्स जो है डिप्राइव नहीं कर सकते। एज अ प्रोविंशियल ऑटोनोमियस पावर ये हाई कोर्ट को पहले मैटर डिसाइड करने दो। अगर हाई कोर्ट मैटर डिसाइड नहीं करते अकॉर्डिंग टू लॉ तो फिर अंडर आर्टिकल 185 हमारे पास ये पावर है, हम एपीलेट जुरिस्डिक्शन यूज़ करते हुए फिर मैटर्स को डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो ऑर्डर है हाई कोर्ट ने दिया वो मेंटेनेबल होगा और बाइंडिंग होगा अपॉन ऑल द पार्टीज़। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और जो है रेड टॉपिक को लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।